हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे संविधान के अगले भाग की। जैसा कि आप सबको उपराष्ट्रपति मैंने बता दिया। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जो क्षमादान शक्तियाँ हैं उनके बारे में। तो जैसे आपको अनुच्छेद 71 तक 71 तक सारी बातें डिटेल के साथ बता दी गई हैं, इसलिए मैंने अनुच्छेद क्रम वाइज बताते हुए आया। ये ना हो कि जैसे हमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ राष्ट्रपति में बता देनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि कुछ लोगों को कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो जो अनुच्छेद जैसे ही आ रहा है मैं उनको वैसे ही आगे लेकर चलूंगी। हो सकता है अब बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, परंतु आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। आपको हर एक अनुच्छेद के बारे में बताते हुए ही आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जैसे कि आर्टिकल आपका 72। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 72 की। चलिए, आर्टिकल 72 की बात करने से पहले हम आपसे रूबरू कराते हैं कि आज हम लोग राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ पढ़ेंगे। क्षमादान लोग इतना ही याद करके जाते हैं। आर्टिकल 2 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, बस इतने पढ़ के जाते हैं। तो ये वनडे लेवल के लिए तो ठीक है कि वन लाइनर प्रश्न बन गया है, लेकिन आप अगर आईएएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, तब आपके लिए इतना पढ़ कर जाना सफिशिएंट बिल्कुल नहीं होगा। ये आप भी जान रहे होंगे। जैसे कि आप अगर बैक ईयर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं पीछे के, तो आपको पता होगा कि सिर्फ इतना पूछा जाएगा, ये संभव नहीं है। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ इसमें लगभग 72 के अंतर्गत 5 शक्तियाँ दी गई। क्या दी गई? 5 शक्तियों की बात कही गई है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि क्षमा करना। इसमें सबसे पहले किसकी बात कही गई? तो क्षमा करने की बात कही गई है। तो हम पहले क्या कर लें? राष्ट्रपति न्यायालय या सैन्य न्यायालय, आप जानते हैं सैन्य न्यायालय के भी सर्वोच्च कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति न्यायालय या सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड जो न्यायालय देगा या सैन्य न्यायालय, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही इनकी क्षमादान शक्तियाँ कर सकता है, ठीक है। आगे और भी हम बात करेंगे। तो ऐसे जैसे, क्योंकि कभी कभी न्यायालय भी गलत निर्णय दे देता है या दंड भी दे देता है, तो उनको सोचने समझने का विचार राष्ट्रपति के पास रखा गया है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, ठीक है। तो कही गई है बात इसमें कि राष्ट्रपति न्यायालय या सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड या मृत्यु दंड को क्या कर सकता है? तो पहली बात कही गई कि क्षमा कर सकता है। क्षमा कर सकता है, इसीलिए कहा जाता है क्षमा कर सकता है। इसीलिए इस आर्टिकल को कभी कभी ये भी कहा जाता है कि 7 खून माफ। आप कितने भी खून किए हों, आपको माफ भी किया जा सकता है, परंतु उसमें कुछ शर्तें हों तब। कि जैसे कि कुछ शर्तें, मतलब कि आप नाबालिग हों, या फिर आप पर अटैक हुआ है और आप पर अटैक हुआ और फिर आपने किसी पर अटैक किया जिसके कारण किसी की मृत्यु हो गई, या सैन्य न्यायालय, जैसे सैन्य न्यायालय आपके सैनिक जो वहाँ पर सबसे ऊपर चीफ ऑफ जस्टिस होते हैं, जैसे सीडीएस वगैरह, अगर उन्होंने एक बार कमांड कर दिया कि आप इन्हें मार दीजिए, तो अब वो वहाँ पर सैनिक लोग क्या करेंगे? मार देंगे। फिर वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि सामने हमारा पिता खड़ा है या उनका पिता खड़ा है, कुछ भी नहीं सोच सकते। मतलब उन्होंने एक बार ऑर्डर दिया तो दिया, उसके बाद आप अफसोस करेंगे कोई फायदा नहीं। तो इस तरह अगर किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पर लगा कि इनको गलत फांसी दे दी गई या इनको गलत दंड दे दिया गया, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उसके बाद उन दंडों को क्या कर सकते हैं? वो माफ कर सकते हैं या क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ कही गई लघुकरण। दंड को क्या करेंगे? लघुकरण कर सकते हैं। लघुकरण कैसे करेंगे? अब जैसे लघुकरण कर सकते हैं, अर्थात दंड को कम कर सकते हैं। जैसे दंड को कम कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए 10 वर्ष का कारावास हुआ। मान लीजिए 10 वर्ष का कारावास हुआ, लघुकरण कर सकते हैं। मान लीजिए 10 वर्ष का कारावास हुआ, तो इसे कम कर दें। कम कैसे करेंगे? तो लघुकरण है, तो लघु और इसको छोटा करें। 10 वर्ष को क्या करेंगे? 5 वर्ष कर देंगे। क्या करेंगे? 5 वर्ष कर सकते हैं। या अगर किसी को फांसी दी गई, मान लीजिएगा किसी को फांसी दी गई, तो इससे क्या कर सकते हैं? आजीवन कारावास। मतलब क्या किए? यहाँ पर लघुकरण कर दिए। फांसी को क्या किया इन्होंने? लघुकरण कर दिया, छोटा कर दिया फांसी को, इसीलिए इसे कहते हैं लघुकरण करना, ठीक है। उदाहरण, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास। अब कुछ लोग कहेंगे कि आजीवन कारावास तो सिर्फ 14 वर्ष का होता है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर बोले कि सिर्फ 14 वर्ष का होता है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ 14 वर्ष का नहीं होता, आजीवन कारावास कई प्रकार के होते हैं। आपने अगर छोटा
दंड मतलब छोटा कुछ, जैसे किसी को मृत्यु दंड, किसी की हत्या कर दी, किसी का रेप कर दिया, या अन्य किसी को गोली मार दी या किसी की हत्या कर दी, तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 14 साल के वाले में किए हैं, ये फिर कौन तय करेगा? आपके दंड या न्यायालय मतलब तय करेगा कि आपको 14 वर्ष वाला दिया कि या आपको आजीवन मतलब जीवन भर के लिए जेल में रखा जाए। ये हम और आप तय नहीं कर सकते कि आजीवन सिर्फ 14 वर्ष का होता है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर कही गई है परिहार। परिहार का मतलब ये सेम टू सेम लघुकरण की ही तरह होता है। किस कैसे होता है? लघुकरण की ही तरह होता है, परंतु परिहार में कहा गया है कि परिहार कर सकता है मतलब दंड अर्थात दंड को कम कर सकता है। जैसे अब इसमें कहा गया, जैसे इसमें लघुकरण में क्या हुआ, आप जैसे 10 वर्ष का कारावास था तो आप क्या किए? प्रकृति चेंज कर दिए, 10 वर्ष को क्या किए? 5 वर्ष कर दिए। अब यहाँ पर फांसी थी, फांसी को क्या कर दिए? आजीवन कारावास कर दिया, मतलब इसकी प्रकृति चेंज करके क्या कर दिया? आजीवन कर। लेकिन परिहार में क्या होगा आपका? परिहार है जैसे 10 वर्ष का कठोर कारावास। कठोर कारावास में मतलब जैसे कठोर कारावास कुछ लोग पूछेंगे, तो जैसे आपको कठोर कारावास दिया गया तो वहां पर पत्थर, जो पत्थर होते हैं, पत्थर तोड़वाते हैं, घास छिलवाते हैं, मतलब ये सारे कार्य जो आपके यहाँ कठोर कारावास में आते हैं। तो आपका नेचर नहीं चेंज किया जाएगा। क्या नहीं चेंज किया जाएगा? नेचर बिल्कुल नहीं चेंज किया जाएगा, परंतु कठोर है तो कठोर ही रहेगा। बस क्या किया जाएगा? इसे परिहार मतलब छोटा। अब 10 वर्ष की जगह आप क्या कर सकते हैं? 5 वर्ष का कठोर कारावास होगा। क्या होगा? 5 वर्ष का कठोर कारावास होगा। अब मतलब इसके नेचर को छोटा कर दिए, मतलब नेचर नहीं चेंज हुआ लेकिन इसके समय को क्या कर दिए? छोटा कर दिए। 10 वर्ष की जगह 5 वर्ष, लेकिन कठोर कारावास रहेगा तो कठोर ही कारावास आपको दिया जाएगा। परंतु यहाँ पर एक बात और आई निकलकर कि जैसे फांसी, इस परिहार में फांसी को आपके यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा दंड है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। तो परिहार में जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी दी गई है, किसी व्यक्ति को फांसी मिली और वो बोले कि मेरे दंड को छोटा कर दीजिए, तो आप फांसी को क्या करेंगे कि 1 घंटे आधे घंटे फांसी में लटकाया जाता तो हमारे बेटा या बेटी को सिर्फ 20 मिनट फांसी में लटके, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सिर्फ यही एक ऐसा है जो परिहार में कम नहीं किया जा सकता है। अगर ये फांसी को अगर इस तरह कहा जाए या आपके संविधान में आए कि परिहार में फांसी आएगी, जैसे कुछ लोगों को आधे घंटे लटकाया जाता है, लेकिन परिहार में जो फांसी आएगी उसे सिर्फ 30 मिनट के लिए फांसी मतलब 10 मिनट के लिए फांसी दी जाएगी, तो ये क्या होगा? एक उपहास होगा। किसका? राष्ट्रपति जी का भी होगा, आपके संविधान का भी होगा, आपके देश का भी होगा। तो इसलिए यूपीएससी में एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी सजा है जिसे परिहार में नहीं रखा जा सकता, तो वो आपकी है फांसी। फांसी परिहार में नहीं रखी जा सकती, बाकी और आपके जितने भी दंड हैं वो सारे रखे जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें 5 हैं, तो आपके 3 ये हो गए। आर्टिकल 72 में सिर्फ राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के साथ साथ ये भी सारी शक्तियां हैं, तो आप लोग देखते रहेंगे। चौथी है विराम। चौथी क्या है? चौथी आपकी है विराम। क्या है? विराम। आपकी 4th है विराम। विराम में क्या होगा? आपको कुछ देर के लिए विराम मतलब आपको कुछ समय के लिए विराम दिया जाएगा, आपके दंड को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। जैसे आपका हेल्थ का कोई इशू है तो उसके कारण रोक दिया जा सकता है। दूसरी बात, जैसे कोई महिला गर्भवती है तो उसे भी रोका जा सकता है। ये सारे कारण कहाँ आते हैं? आपके विराम में आते हैं। तो विराम के कारण मतलब विराम में जो दंड होगा इसमें थोड़ा सा समय दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप जेल में बंद हैं, आपको हेल्थ इशू है, मान लीजिए आपको क्या कहते हैं कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो आपको तब वहां पर दंड नहीं दिया जाए, आपको थोड़े समय के लिए रोक दिया जाएगा कि आप पहले विराम करें, अपना जो हेल्थ है या अपना स्वास्थ्य है उसे सुधारें, उसके बाद ही आप पर जो भी दंड होगा तब सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा विराम में बोला गया। जैसे गर्भवती महिला गर्भवती होगी तो उसे विराम दिया जाएगा। अब महिला गर्भवती महिला ने दंड मतलब अपराध किया है तो उसके पेट पर जो पल रहा बच्चा है तो उसको इस बात की सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है? विराम दिया जाता है कि आप गर्भवती तो आप पहले अच्छे से अपनी डिलीवरी वगैरह कर, उसके बाद आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, ये प्रावधान आपके 72 के अंतर्गत भी आते हैं। 72 के अंतर्गत ये क्षमादान शक्तियां हैं। आपको ये सारी बातें मतलब आपको याद भी होनी चाहिए, आपको समझ में भी आनी चाहिए। सिर्फ क्षमादान शक्तियां 72 में पढ़ लें, इतने से काम नहीं चलने वाला। अगर आप यूपीएससी यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप आरओ का दे रहे हैं तो ये सारी बातें आपको पता ही होनी चाहिए। अगर ये पता नहीं होंगी, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि किस
किस क्षमादान शक्ति में बोला गया है कि महिला गर्भवती है तो उसे विराम दिया जाए, या किस क्षमादान शक्ति में, तो आप बताएंगे किसमें है, विराम में है। ठीक है। फिर जो आपकी पांचवी है प्राविलंबन। क्या है प्राविलंबन? जैसे ये भी बिल्कुल विराम की तरह है, इसमें जैसे रोका जाता है, मतलब कुछ देर के लिए रोक दिया गया कि जब तक ये सही नहीं, इसमें टाला जाता है। क्या किया जाता है? इसमें टाल दिया जाता है। जैसे कहा गया है कि प्राविलंबन में, विराम की तरह प्राविलंबन में भी दंड को कुछ दिनों के लिए क्रियान्वित होने से रोक दिया जाता है, लेकिन प्राविलंबन तब दिया जाता है जब याची ने राष्ट्रपति से क्षमादान मतलब क्षमा याचना मांगी हो, तब इन्हें क्या दिया जाता है भाई, रोक दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिएगा कि याची बोल रहा है कि मैंने ये काम नहीं किया, परंतु राष्ट्रपति यहाँ पर देश में है ही नहीं, देश में नहीं है, और क्या किया गया, याची से बोला गया कि अब आपको क्या होगी, फांसी होगी। याची से बोल दिया गया कि अब आपको फांसी देने का समय आ गया है। तब वो राष्ट्रपति से गुहार करेगा कि हमें, राष्ट्रपति से क्षमा याचना की गुहार करेगा कि हमें राष्ट्रपति से मिलने दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो भी कुछ किया है मैंने अपनी जान बचाने के लिए, या कुछ भी जिस कारण से उसने किया है। तो इस तरह फिर राष्ट्रपति अगर विदेश में है तो वहां से सूचना देंगे कि आप लोग उसे, राष्ट्रपति अभी उसके क्षमा याचना पर विचार कर रहे हैं। क्षमा याचना अभी उन्होंने ली नहीं है, क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इसे क्षमा करें या न करें। ठीक है, ये बात हुई आपके प्राविलंबन में। ये 5 शक्तियां आपको राष्ट्रपति की याद होनी ही चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी है? पहली आपकी पूर्णतया क्षमा करना, चाहे वो 7 खून किया हो, चाहे 20 खून किया हो, चाहे 50 खून किया हो, अगर राष्ट्रपति जी को लगेगा तो वो उसे क्षमा कर देंगे। दूसरी बात कहेगी लघुकरण करना, अगर आपको फांसी दे दी गई है तो राष्ट्रपति जी से अगर आप क्षमा याचना मांग रहे हैं तो हो सकता है आपकी फांसी को आप नहीं मांग रहे हैं, आपके माता पिता गए कि हमारे एक ही बेटा है, फांसी पर मत लटकाइए, कुछ भी और इशू बता रहे हैं कि अगर हमारा बुढ़ापा चल रहा है, कौन करेगा, आगे चल के कौन देखेगा, तो क्या करेंगे राष्ट्रपति जी वहाँ फांसी को क्या करेंगे, लघुकरण, आजीवन कारावास में चेंज कर देंगे। ठीक है, हम जैसे माता पिता कह रहे हैं कि अगर नहीं रहेगा तो हम भी मर जाएंगे, तो इस तरह के जब कथन आते हैं तो राष्ट्रपति जी भी एक इंसान ही है, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, तो वो क्या करेंगे कि कहेंगे चलिए ठीक है, आपके बेटों को यहाँ पर फांसी न देकर आजीवन कारावास देते हैं, आप अपना समय से आकर मिलते रहें, जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद है तीसरे नंबर पे है परिहार। परिहार में कहा जाता है कि दंड होता है, परिहार में कहा जाता है कि लघुकरण की तरह ही होता है। लघुकरण दोनों में दंड को कम किया जाता है, लेकिन जहां लघुकरण में दंड की प्रकृति बदल दी जाती, फांसी से क्या हुआ, आजीवन कारावास हो गया, वहीं पर परिहार में प्रकृति न बदलकर समय बदल दिया जाता है। जैसे 10 वर्ष का कठोर कारावास है या 10-25 वर्ष का कठोर कारावास है, तो वहां पर 15 वर्ष का कठोर मतलब समय को कम कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत फांसी, आपकी जो फांसी है, यूपीएससी में एग्जाम पूछा गया है कि फांसी किस मतलब क्षमादान शक्ति में नहीं आएगी, तो आपकी परिहार क्षमादान शक्ति में फांसी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ क्या किया, प्रकृति चेंज की है। प्रकृति में क्या किया, समय को केवल कम किया गया है और प्रकृति वही है, प्रकृति को चेंज नहीं किया गया। और लघुकरण में प्रकृति को चेंज किया गया था, समय जब प्रकृति चेंज हो गई तो समय अपने आप चेंज हो गया कि फांसी को लघुकरण में चेंज कर दिया गया। ठीक है ना, तो इस तरह आप याद रखेंगे कि कैसे कैसे परिहार में आपको प्रकृति नहीं चेंज होगी लेकिन समय चेंज हो जाएगा। आपका 10 वर्ष कठोर कारावास 5 वर्ष कठोर कारावास में बदल जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। फिर विराम की बात आती है। विराम में जैसे हेल्थ इशू है, महिला गर्भवती है, तो अब महिला जब गर्भवती है तो ऐसा तो है नहीं महिला जेल में जाकर गर्भवती हो गई। अब महिला पहले से मान लीजिएगा स्टूडेंट लाइफ में वो कोई अपराध करती, अब अपराध करते ही तो जेल में पहुंच नहीं जाएंगे, उसके लिए फिर वो पढ़ी लिखी, शादी ब्याह भी हो गया, गर्भवती हो गई, तब तक क्या हुआ, उसका अपराध खुलता चला गया और महिला फंस गई। जब महिला फंस गई तो उसे क्या करेंगे, जेल में ले जाएंगे, लेकिन तब पता चलेगा वहां पर कि महिला गर्भवती है, तो उसके अपराध को या उसके दंड को, उसके जो अपराध किए तो उसके दंड को क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए विराम दे देंगे कि आप गर्भवती हैं तो आपके लिए थोड़ा सा विराम दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है प्राविलंबन करना, मतलब राष्ट्रपति जी के पास अगर प्राविलंबन कोई माता पिता अपने बेटे के प्रति गए हैं या बेटी के प्रति गए हैं कि आप हमारे बेटे की फांसी को कम कर दीजिए, या कुछ भी क्षमा याचना कर रहे हैं कि जानबूझ के फांसी नहीं, इसने मतलब जानबूझ के किसी का फांसी की सजा सुना दी गई, किस कारण, किसी का रेप किए हैं या किसी का बलात्कार किए हैं या किसी को मार दिए, हत्या कर, तब उनके माता पिता जाएंगे कि बेटा हमारा या बेटी हमारी ऐसा नहीं की है, ये जानबूझकर ऐसा नहीं किए हैं, गलती से हो गया या किसी कारणवश हो गया, तो राष्ट्रपति जी वहां क्या करेंगे, सोच विचार करेंगे। अगर वो सोच विचार कर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा कि अभी राष्ट्रपति ने इसमें निर्णय नहीं लिया है, उसके क्षमादान, राष्ट्रपति अभी उसे क्षमा याचना पर विचार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, प्राविलंबन। यहाँ रोक दिया जाता है, यहाँ कुछ देर के लिए मतलब विचार के लिए रखा जाता है, राष्ट्रपति अपना विचार कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये होती हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। इसी के अंतराल में यही समझ लेते हैं, ये तो राष्ट्रपति की हो गई, और आता है अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किसकी क्षमादान शक्तियां आती हैं? आपके राज्यपाल की। राज्यपाल की, राज्यों के राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां कहाँ कही गई? अनुच्छेद 161 के अंतर्गत कही गई, 161 के अंतर्गत कही गई, आर्टिकल 161 के अंतर्गत कही गई कि राज्यपाल अधिक से अधिक क्षमादान कर सकता है, अधिक से अधिक दंड को क्षमादान कर सकता है, बट यहाँ पर फांसी को वो क्षमा नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? फांसी को वो क्षमा नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास है। दूसरी चीज, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, सैन्य न्यायालय, मतलब जो सेना वाला न्यायालय होता है, सैन्य न्यायालय के विषय में भी ये क्षमादान नहीं कर सकते, जिसे बोलते हैं सैन्य न्यायालय को क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। ठीक है, सैन्य न्यायालय की, अब बस ऐसे समझिए कि सैन्य न्यायालय की क्षमादान, सैन्य न्यायालय और फांसी को छोड़कर बाकी सारी ये शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, किसी के आजीवन कारावास को पूरी तरह छूट दे सकते हैं, किसी ने खून किया उसे माफ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को फांसी दे दी गई है, सुनवाई हो गई कि इसे फांसी होगी, तब इसकी शक्ति को या फांसी को राज्यपाल नहीं क्षमा कर सकते किसी भी हाल पर। यह सैन्य न्यायालय की जो भी शक्तियां होंगी, अगर सेना ने, किसी कमांडर ने अगर दे दिया निर्णय कि इन्हें फांसी होगी, तो राज्यपाल उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। जो भी करेंगे आपके राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति जी क्यों करेंगे? क्योंकि ये तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। आपके थल सेना, नौसेना और वायुसेना, सबके प्रमुख कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ये इनकी शक्तियों को माफ कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है यहाँ पर, तो ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पद पर है। राष्ट्रपति ही ऐसा कर सकता है कि उनकी शक्तियों को माफ कर सकता है। ठीक है, अगला आता है कि राष्ट्रपति जो है, ये आप दोनों चीजें याद रखेंगे कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत माफ कर सकता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत माफ कर सकता है। अभी तक अपने देश में किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। अभी तक भारत देश में किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। तो जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि अभी तक किसी महिला को फांसी क्यों नहीं दी गई? क्या महिलाएं अपराध नहीं करती हैं क्या? महिलाएं भी तो बड़े बड़े अपराध करती हैं। आजकल तो ज्यादातर महिलाएं ही अपराध कर रही हैं, हाँ, बट जितना बड़ा अपराध पुरुष कर जाते हैं उतना बड़ा अपराध महिलाएं नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए अभी तक सबसे बड़ा अपराध, जैसे आपकी फूलन देवी जी थी, फूलन देवी ने अपराध किया था कि 20 लोगों को एक चौराहे पे गोली मारी थी, परंतु उनको सरकार ने फिर भी फांसी नहीं दी। क्यों सरकार ने उन्हें फांसी नहीं दी? क्योंकि ये 20 चौराहे पे 20 लोगों को एक साथ गोली मारी थी, लेकिन सरकार ने इनको फांसी नहीं दी। क्यों नहीं दी थी? क्योंकि 20 से ज्यादा लोगों ने इनका बलात्कार किया था, इसलिए इन्हें फांसी नहीं दी गई थी। ये अपने न्याय के लिए लड़ी थी, और आज भी फूलन देवी का नाम, मतलब बड़ी बड़ी हस्तियां जानती हैं इनका नाम, और इसीलिए इन्हें फांसी नहीं दी, क्योंकि ये अपने न्याय के लिए लड़ रही थी कि 20 चौराहे पर इनके सारे कपड़े उतार कर लोग घसीट रहे थे, लेकिन इन लोगों को 20 लोगों को इन्होंने गोली से उड़ाया था या गोली मारी थी खुले, मतलब चौराहे पर, इसलिए सरकार ने इसमें कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं थे। सबसे बड़ा अभी तक अपराध यही है, मतलब महिलाओं में अगर आएगा तो सबसे बड़ा अपराध था, लेकिन इन्हें फांसी नहीं दी गई थी, इसीलिए क्योंकि 20 से ज्यादा लोगों ने इनका बलात्कार किया था, रेप किया था, तो सरकार भी यहाँ पर शांत थी। कैसे वो फांसी देगी? क्योंकि वो न्याय, फांसी तो देना तो दूर, वो न्याय ही नहीं दे पाई थी, इसीलिए यहाँ पर एकदम शांति से सारा। और फूलन देवी जी को आज, तो फूलन देवी जी को फांसी भी नहीं हुई, और फिर ये हस्ती जानी मानी भी जाने लगी बहुत ज्यादा। अब तो सब लोग जानते हैं कि फूलन देवी जी कौन थी, तो सब लोग जानते हैं। तो ये हुई आपके राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। क्या हुई? क्षमादान शक्तियां। अब आती है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो आप मोटा मोटा याद कर लेंगे। तो क्षमादान शक्तियां किसमें? आर्टिकल 72 में है। तो पहला कहा गया है कि क्षमा करना। क्षमा का मतलब पूर्णतः क्षमा करना, पूरी तरह से क्षमा कर देना। चाहे आप 7 खून किए हैं, सब माफ है, कोई दिक्कत नहीं है। वही आज जैसे फूलन देवी जी का हुआ कि आप चाहे 20 खून किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब माफ है। ठीक है। दूसरा है कम करना। कम करना में किस कौन कौन सी आ जाएंगी? तो कम करना में आपकी आएंगी लघुकरण। लघुकरण में भी कम हो गया था आपका, आपकी प्रकृति ही चेंज हो गई थी, लघुकरण में हो गया। फिर आपका आएगा परिहार में। परिहार में आपका क्या हुआ? प्रकृति ना चेंज होकर आपका केवल समय चेंज हुआ है। फिर आया दंड को रोकना। दंड को रोकना। दंड को रोकना में कौन कौन सी आएंगी? ऐसे आप याद करेंगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगी चीजें। दंड को रोकना में सबसे पहले आएगी आपकी विराम। विराम में भी दंड को रोक दिया जाता है। किसी का हेल्थ इशू है, कोई महिला गर्भवती है, मैंने सारी बातें आपको बता दी। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति से क्षमा याचना की है, लेकिन अभी राष्ट्रपति जी वहां पर सोच विचार कर रहे हैं कि क्षमा करें कि ना करें, तो क्या कहते हैं? प्राविलंबन।
प्राविलंबन, ठीक है। तो ये चार आपकी 5 शक्तियां हैं क्षमादान की, तो ये पांचों की पांचों याद रखेंगे। सिर्फ राज्यपाल को याद रखेंगे, फांसी नहीं माफ कर सकते और कोई भी दंड होगा सब माफ कर देंगे। और सैन्य न्यायालय मतलब सेना के न्यायालय के विषय में राज्यपाल जी नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। ये हुई आपकी शक्तियां। अब विधायी शक्तियों में क्या क्या, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में क्या क्या आएगा, बस उसको देख लेंगे। अब आपको फिर उसके बाद आगे जो होगा वो पढ़ाएंगे। जैसे आपकी आपातकालीन शक्तियां हैं वो सब बताएंगे। राष्ट्रपति बहुत छोटा नहीं है और राष्ट्रपति से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका आरओ हो, कोई भी एग्जाम हो। तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो आप हेडिंग डालेंगे विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या होंगे, विधायी शक्ति। तो सबसे पहले विधायी शक्ति में क्या होगा, तो विधायी शक्ति में दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। क्या करते हैं, दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं, सत्रावसान भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। सत्रावसान भी मतलब सत्र को छोड़ भी सकते हैं। आगे क्या करते हैं, लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति जी। ये इनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, विघटन कर सकते हैं। किसका, लोकसभा का, ठीक है, विघटन कर सकते हैं लोकसभा का। दूसरी बात कही गई कि राष्ट्रपति, ये आपकी पहली हो गई। दूसरा कहा गया है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। आप क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बगैर, हस्ताक्षर के बिना कोई बिल कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे अभी आपका अनुच्छेद 370 जैसे हटाया गया, जब तक राष्ट्रपति अमित शाह जी 370 लेकर आए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति की उसमें मोहर नहीं लगी तब तक 360 370 नहीं हटा, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या कही गई है, तीसरी बात कही गई है कि कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। राष्ट्रपति, जैसे धन विधेयक, जैसे कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले, यहाँ पर पी मतलब प्रेसिडेंट, करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। इतनी बात समझेंगे। चौथी बात, एक और बात है वो भी आप जान लीजिए। चौथी बात में जैसे वित्त विधेयक, बजट, नए राज्यों के गठन से संबंधित इसमें कहा गया, जैसे वित्त विधेयक आपका हो गया, बजट हो गया, बजट भी पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। नए राज्यों का गठन हो गया, उसमें भी राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, ठीक है। चौथी बात कही गई कि राष्ट्रपति, ये आपका राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति आर्टिकल 108 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाता, क्या है के अंतर्गत, या संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ये इनकी क्या है, विधायी शक्तियां बुलाते हैं, ठीक है। ये क्या है कि विधायी शक्तियां क्या क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, सत्रावसान भी करते हैं, लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। दूसरी बात कही गई कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई बिल, विधेयक या कानून नहीं बन सकता है। तीसरी बात कही गई कुछ विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है, जैसे आपका वित्त विधेयक, आपका बजट, आपका नए राज्यों का गठन, इस तरह के विधेयक। फिर चौथी बात कही गई प्रेसिडेंट, जो आपके राष्ट्रपति जी होंगे, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुला सकते। संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये इनकी क्या है, विधायी शक्तियां हैं, ठीक है। विधायी शक्तियां आप समझ गए होंगे क्या क्या विधायी शक्तियों में बात कही गई है। अगली बात करते हैं, अभी और भी विधायी शक्तियां हैं। तो अनुच्छेद 87 मतलब 87, अनुच्छेद 87 के अंतर्गत नई लोकसभा के गठन या सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करना। तो क्या लिखेंगे, ऐसे बस 4 हो गए थे। 87 के द्वारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट आपके क्या करेंगे, जो नए सत्र होंगे, नए सत्रों को संबोधित करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप समझे कि आर्टिकल 87 के द्वारा
87 के द्वारा क्या बात कहेगी, नई लोकसभा के गठन या सत्र की शुरुआत में, जैसे सत्र की शुरुआत हुई है तो दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। अगली बात कही गई है कि सदनों के सत्र में न होने पर, जैसे कोई सदन, ये राष्ट्रपति क्या करेंगे कि सदनों के सत्र पर न होने पर अध्यादेश जारी करना। तो आप बता सकते हैं अध्यादेश जारी करना ये किसका पावर है, विधायी शक्ति, किसका, राष्ट्रपति जी का, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद अध्यादेश जारी करना आर्टिकल आपका 1 2 3 123 आर्टिकल 1 2 3 के अंतर्गत आती है, 123 के अंतर्गत आती है। तो अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, 123। जब संसद के दोनों सदनों या दोनों सदन का या कोई एक सदन सत्र में ना हो, दोनों सदन ना हो या एक सदन सत्र में ना हो, और देश के लिए कानून बनाना आवश्यक हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकेगा। क्या करेगा, कानून बना सकेगा आर्टिकल 123 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश से बनाए गए कानून का वही बल होगा जो संसदीय कानून का होता है, वही अध्यादेश के द्वारा जो जारी किए गए कानून बनेगा तो क्या होगा, वही होगा। इस पर वही मर्यादाएं होंगी जो संसदीय कानून पर होती हैं, अर्थात असद्भावना पूर्ण होने पर अध्यादेश का भी न्यायिक पुनर्वलोकन करके इसे विधि शून्य घोषित किया जा सकता है। अगर इसमें कुछ भी त्रुटियां, कि मान लीजिएगा कि कोई ऐसी चीज, ऐसा कानून बना दिया गया कि मान लीजिएगा इंतजार ही कर रहे थे कि कोई भी सदन संसद में ना हो और राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करके कानून बना ले और लागू कर दें, तो ऐसा नहीं है। तो इनका क्या होगा, पुनर्विलोकन भी होगा, इनका मतलब पुनर्विलोकन, इनकी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर उसमें ये न्यायिक पुनर्विलोकन करके असद्भावना के तौर पर किए कि मतलब सारी सीमाएं तोड़ दिए कि सिर्फ अपने लाभ के लिए किए, देश के लाभ के लिए नहीं किए, तो इसे शून्य घोषित भी कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, 0 घोषित कर दिया जाएगा, इसे काट दिया जाएगा, कोई इसका ये कानून कोई नहीं बनेगा इस तरह का। ठीक है, तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितना होती है, 6 महीने 6 सप्ताह या 7 महीने 12 दिन ही होती है। 6 महीने 6 सप्ताह या 7 महीने 12 दिन होती है। इस यह मतलब 7 महीने या 12 दिन कह लीजिए या 6 महीने 6 सप्ताह कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, इस अवधि में 6 महीने की अवधि 17 अवसान की अवधि है। 17 अवसान के बाद जब संसद की बैठक होगी तो बैठक से 6 सप्ताह के भीतर संसद को अध्यादेश का अनुमोदन करना होगा। जो भी अध्यादेश जारी किया गया था उसका अनुमोदन करना होगा, मतलब सबके सामने रखना होगा, लोग उसमें अनुमति देते हैं कि नहीं देते हैं ये संसद तय करेगी, तब अनुमोदन करना होगा। यदि अनुमोदन नहीं करेगी तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। भाई अब जैसे संसद खुल गई, मतलब सदन आ गए, अब इस कानून को रखेंगे कि ये अध्यादेश के द्वारा जारी कर दिया गया था, तो अब कुछ लोग जैसे संसद में हैं, अब इन्होंने अध्यादेश तो क्या अनुमोदित करेंगे कि जैसे 100 लोग हैं, अब इसमें 20 लोग हाँ बोले और 80 लोग ना बोले कि नहीं ये कानून ऐसा नहीं होना चाहिए, 20 लोग हाँ बोल दिए कि हाँ ये कानून है, तो इसे क्या किया जाएगा, इसे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि अनुमोदन नहीं करेगी तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, यदि अनुमोदन कर देती है तो अध्यादेश संसदीय कानून बन जाएगा। ऐसे ये अध्यादेश इतनी आसानी से कानून नहीं बना पाते हैं, बड़ा मतलब मुश्किल होता है कि सब लोग शामिल हों कि हाँ नहीं ये अध्यादेश जो जारी हुआ था, जो कानून अध्यादेश के द्वारा बना है वो कानून लागू हो जाए। तो ये राष्ट्रपति जी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कानून, संसद नहीं है, कोई सदन नहीं है, चलिए कोई कानून लागू कर लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे आएगा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां या राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, जिनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मतलब इतना समझना ही है आपको, ये बिना समझे यूपीएससी यूपीपीसीएस में यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके राष्ट्रपति के, आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आपसे पूछा गया है जो मैंने बातें बताई हैं कि नए सत्रों को संबोधित करना, लोकसभा की नई, जैसे लोकसभा का नया सत्र शुरू हुआ या नई उनकी जैसे लोकसभा नया बनती है तो दोनों सदनों को एक साथ कब संबोधित करते हैं, तो आर्टिकल 87 के द्वारा। ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछा गया कि किस आर्टिकल के द्वारा दोनों सदनों के नए सत्र पर संबोधित करते हैं राष्ट्रपति जी, तो आर्टिकल 87 के द्वारा। संसद के सत्र पर न होने पर अध्यादेश जारी किया जाता है। 1 2 3 आर्टिकल 123 के अंतर्गत मैंने बता भी दिया कि अगर अध्यादेश अनुमोदित नहीं होता है तो इसे समाप्त भी कर दिया जाएगा। ठीक है, 6 माह 6 सप्ताह के अंदर इसकी अवधि होती है। अगर इतने में ये अनुमोदित हो जाता है तो ये कानून बन जाएगा, अगर अनुमोदित नहीं होता है तो ये कानून नहीं बनेगा। अध्यादेश कब जारी किया जाता है, या तो संसद में दोनों सदन उपस्थित न हो या संसद में एक सदन हो और एक सदन उपस्थित न हो, तब अध्यादेश राष्ट्रपति तब जारी कर सकते हैं कि देश के लिए कानून बनाना अति आवश्यक है, तब राष्ट्रपति जी अध्यादेश 1 2 3 अनुच्छेद लगाकर जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आपके
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और अनुच्छेद 72 क्षमादान शक्तियां। तो विधायी शक्तियां और क्षमादान शक्तियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इन प्रश्नों को करें और देखें क्या यूपीएससी ज्ञानदायिनी जो आपको बता रही है, या आप जो यूपीएससी ज्ञानदायिनी का टारगेट है कि आपको ज्ञान को ऊपर ले चलना, तो क्या वो आप सबको मिल पा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और लोगों को शेयर करके बताएं। अपने आसपास के लोग जो निगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूर रहें, अपने आसपास पॉजिटिविटी रखें। तो आपके पास, मैं एक बार नहीं कई बार ये बात बता चुकी हूँ, अगर आपके पास पॉजिटिविटी रहेगी तो आपके पास सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर आपके आसपास निगेटिविटी रहेगी तो आपके अगल बगल नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। ये हमारी सोच का प्रभाव पड़ता है कि हम अगर नकारात्मक निगेटिव सोचे, किसी के विषय में अगर मैंने निगेटिव सोचा तो हमारे आसपास तुरंत नकारात्मक ऊर्जा ऐसे घूमने लगेगी, ऐसा लगेगा कि हमारी ही वो प्रक्रिया कर रही है कि कब तुम इस घेरे के अंदर आओगी और कब इसमें तुम फंसोगी। ठीक है, तो इन सब चीजों से आप ऊपर उठें, आप अपने आसपास जो भी पॉजिटिविटी है आप उसको ग्रहण करें, और अगर कोई निगेटिविटी कहे भी रहा तो आप उससे दूर जाएं, या तो उसका तोड़ निकालें या फिर उस तोड़ को वहीं पड़ा रहने दें, वो अपने आप धीरे धीरे टूट जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं, और तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपनों का ख्याल रखें, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, अपने माता पिता भाई बहन, और मतलब कई रिश्ते होते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ माता पिता भाई बहन और यही रिश्ते, जिनसे भी आप प्यार करते हैं। कोई दोस्त से अपने प्यार करता है, कोई किसी से करता है, जरूरी नहीं हर एक रिश्ता खून का ही रिश्ता हो, कुछ रिश्ते मन से भी बन जाते हैं, उन्हें भी आप अच्छे से निभाते चलें। एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है इस दुनिया में। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ साथ अपने अपनों का ध्यान रखें, और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का मतलब प्रवेश कराएं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखें। नवरात्रि का महीना चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है, माता जी आप सबकी कृपा, माता जी आप सब पर कृपा करें कि आप सब जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी पाएं और अपने सारे सपने पूरे करें जो आप चाह रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।